राधे राधे। अपन गुणसूत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको एक बार गुणसूत्र रिवाइज करवाती हूँ। समझ में आ रहा होगा आपको सब, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करो। कुछ बच्चे आंसर लिखते भी हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने, गुणसूत्र नाम दिया था वोल्टेयर ने। और गुणसूत्रों को अपन ने कितने भागों में बांटा था? दो। एक तो कायिक गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम संख्या में कितने होते हैं? 44 या 22 जोड़े। और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 या 1 जोड़ा। कायिक गुणसूत्र तो शरीर का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। कायिक गुणसूत्र मेल फीमेल में सेम होते हैं, लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। ये आप समझ गए थे। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। एक तो मैंने आपको बताया था शिशु का लिंग निर्धारण, सही आंसर भी लिखा था आप लोगों ने। शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? और एक मैंने लिखा था लड़के का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? शिशु का मतलब देखो, शिशु में लड़का लड़की दोनों आते हैं, और लड़का लड़की दोनों का लिंग निर्धारण करता है पिता का XY गुणसूत्र। क्योंकि माता से तो हमेशा X ही आता है ना, तो माता का तो कोई रोल ही नहीं है। पिता से X आएगा तो क्या होगी? लड़की। पिता से Y आएगा तो क्या होगा? लड़का। और लड़के का लिंग निर्धारण, तो लड़के का लिंग निर्धारण तब इसमें आंसर आएगा पिता का Y गुणसूत्र। समझ गए क्या? क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। अगर लड़की का लिंग निर्धारण पूछा है तो पिता का Y, और शिशु का लिंग निर्धारण पूछा है तो पिता का XY। इतना आप समझ गए। आप देखो, ये आपके कल के क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद में मैंने आपको दो विशिष्ट गुणसूत्र बताए थे, लैम्ब्रश गुणसूत्र और पॉलिटिनी गुणसूत्र। पॉलिटिनी गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? हाँ, सही बोल रहे हो, बाल्बियानी ने। और लैम्ब्रश गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? रूकर्ट ने, सूरा मछली के उस साइट में से की थी। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद अपन गुणसूत्रों के बारे में ही मैं आपको कुछ जीवों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या लिखा रही हूँ, जो एग्जाम में पूछते हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे अपने अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। तो ये आपने याद कर रखा है ना कि 46 होते हैं, वैसे ही याद करने पड़ेंगे। उससे पहले देखो, किसी भी जीव के कुल गुणसूत्र होते हैं ना, उसको 2n से लिखते हैं, और 2n को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। हिंदी में इसको कहते हैं द्विगुणित। किसी भी जीव के कुल गुणसूत्रों को 2n से लिखते हैं। 2n को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉइड, हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। तो ये है टोटल क्रोमोसोम, कुल गुणसूत्र। अब देखो, किसी का भी अगर 2n बराबर लिखा है ना, तो समझ जाओ कुल गुणसूत्र। जैसे अपना 2n बराबर कितना होता है? 46। मनुष्य में 2n बराबर 46 होता है ना। और n आएगा एक लिखा हुआ, n को बोलते हैं हैप्लॉइड। n होता है हैप्लॉइड, और इसको हिंदी में बोलते हैं अगुणित। हैप्लॉइड अगुणित। और हैप्लॉइड अगुणित होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आधे गुणसूत्र होते हैं। किसी भी जीव के आधे गुणसूत्र, हाफ क्रोमोसोम, क्या कहलाते हैं? हैप्लॉइड। किससे लिखते हैं? n से। जैसे अपना 2n बराबर कितना है? 46। तो अपना n बराबर कितना होता है? 23। आधे गुणसूत्र 23 हो गए ना। अब अपनी शरीर की सभी कोशिकाओं में तो 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र कितने कितने होते हैं? 23 होते हैं ना। अंडाणु के 23 गुणसूत्र, शुक्राणु के 23 गुणसूत्र मिलते हैं तो जीव में कितने गुणसूत्र आते हैं? 46। इतना आप समझ गए। इसके बाद में देखो, अब मैं ना गुणसूत्र लिख रही हूँ, सारे 2n बराबर लिख रही हूँ, तो आप ध्यान रखना कि ये टोटल गुणसूत्र लिखे हैं मैंने। जैसे फर्स्ट में लिख रही हूँ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक होती है फल मक्खी, फलों पर पाई जाने वाली मक्खियां होती है ना, मोटी मोटी मक्खियां। मैंने तुम्हें कल ये भी तो बताया था कि बाल्बियानी ने कीटों में से ही ड्रोसोफिला और इनमें से ही तो पॉलिटिनी गुणसूत्रों को खोजा था। तो ड्रोसोफिला में 2n बराबर कितने होते हैं? 8। तो n बराबर 4 होंगे। टोटल गुणसूत्र इसमें 8 होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा ना। घरेलू मक्खी में कितने होते हैं? 12। ड्रोसोफिला में 8। घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी में कितने होते हैं? 12। इसके बाद में अपन लिख रहे हैं मटर।
मटर में कितने होते हैं 14। मटर आपको वैसे भी याद करना पड़ेगा, जेनेटिक्स पढ़ोगे आप, आनुवंशिकी। तो मेंडल ने किस पे काम किया था, मटर पे ही तो काम किया था। तो मटर में टोटल गुणसूत्र 14, तो इसका n बराबर 7। प्याज में कितने होते हैं, प्याज में 16, मटर में 14, प्याज में 16। प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं। चावल और टमाटर में होते हैं 24। चावल और टमाटर में 24, समझ गए। चावल और टमाटर में 24 होते हैं। गेहूं में कितने होते हैं 42, गेहूं के अंदर 42 होते हैं। अच्छा, इसके बाद में खरगोश में कितने होते हैं 44, खरगोश में 44। और मनुष्य में तो आपको पता ही है, मनुष्य में कितने होते हैं 46। तो ये आपको संख्याएं याद करनी पड़ेंगी। एक बार आप देखो, इनको संख्याओं को देखो। देखो, ड्रोसोफिला में 8, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, ये तो याद करने वाली चीज है ना, बोलोगे तभी याद होगा। ड्रोसोफिला में 8, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, चावल टमाटर में 24, दोनों के लिए अलग अलग 24, गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46। और ये इनका 2n बराबर है, तो n बराबर में आप हाफ कर दोगे। इसके बाद में अपन लिख रहे हैं प्लांट्स में, पौधों में सर्वाधिक गुणसूत्र। इन प्लांट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, सर्वाधिक गुणसूत्र और सबसे कम गुणसूत्र। पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्र, मैक्सिमम क्रोमोसोम इन प्लांट्स और मिनिमम क्रोमोसोम इन प्लांट्स, सबसे कम गुणसूत्र। पौधों में सबसे कम और पौधों में सबसे ज्यादा। आप बताओ आंसर, अगर आता है तो ट्राई करो एक बार, मैं तो बताऊंगी सही, फिर मेरा तो काम ही बताने का ही है ना। देखो, पौधों में सबसे ज्यादा होते हैं ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम। और ओफियोग्लोसम होता है एक फर्न। फर्न का मतलब भी आप नहीं जानते होंगे। फर्न होते हैं जलीय पादप, पानी में उगने वाला पादप होता है ओफियोग्लोसम। और इसमें 2n बराबर होते हैं 1260। 2n का मतलब टोटल क्रोमोसोम हो गए ना, और किसी किसी किताब में आपको 1262 भी लिखा हुआ मिलेगा, समझ गए। तो पौधों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र मिलते हैं ओफियोग्लोसम फर्न में। ओफियोग्लोसम एक जलीय पादप है, इसमें 2n बराबर होते हैं 1260 या 1262। और सबसे कम मिलते हैं हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, सबसे कम होते हैं हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में। और हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस ये एक प्लांट होता है। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, तो जितनी भी फल और सब्जियां आप खा रहे हैं ना अपन, वो सभी फल और सब्जियां एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पौधों में आती हैं। आप ऐसे ध्यान रखो, जिनके जो बीज होते हैं ना वो अंडाशय के अंदर बंद होते हैं, और अपने जो फल सब्जियां अनाज काम आते हैं, ये सब एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं। और हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस भी एक ऐसा प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है। फिर ज्यादा डीपली आप तब समझोगे जब बॉटनी पढ़ेंगे। आप पौधों के बारे में जानते ही नहीं हो, एबीसीडी भी अभी। और इसमें होते हैं 2n बराबर 4। 2n का मतलब तो आप समझ गए, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम। और n इक्वल टू हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। आधे गुणसूत्रों की संख्या तो अगुणित और कुल गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित, समझ गए। तो ओफियोग्लोसम में तो 2n बराबर 1260 या 1262, और हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में 2n बराबर कितने होते हैं 4। इतना आप समझ गए। देखो, अब इसके बाद में अपन लिख रहे हैं जंतुओं में, इन एनिमल्स। वही सेम लिखेंगे, एनिमल्स में मैक्सिमम एंड एनिमल्स में मिनिमम। जंतुओं में सर्वाधिक गुणसूत्र, आप बताओ अगर आता है तो। जंतुओं में सर्वाधिक गुणसूत्र और जंतुओं में सबसे कम गुणसूत्र, बताओ आंसर। देखो मैं बताती हूं आपको, जंतुओं में सर्वाधिक होते हैं रेडियोलेरिन, रेडियोलेरिन। और रेडियोलेरिन को ही कहते हैं एलोकेंथा, रेडियोलेरिन या एलोकेंथा।
ये एक प्रोटोजोआ का सदस्य है। जैसे प्रोटोजोआ संघ में आता है ना, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, युगलिना आता है, उसी प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है रेडियोलैरिन। और रेडियोलैरिन में 2n बराबर होते हैं 1600, इसमें 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल। तो इसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम 800। और एनिमल्स में सबसे कम होते हैं एस्केरिस मेगालोसिफेला, इसका पूरा नाम है एस्केरिस मेगालोसिफेला। और एस्केरिस मेगालोसिफेला होता है गोलक्रमी, मिट्टी में पाए जाते हैं ना, जो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, वही एस्केरिस है, इसको कहते हैं गोलक्रमी। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं ना और फिर हाथ नहीं धोते हैं, उससे डायरेक्ट खाना खा लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं, तो एस्केरिस अंदर चला जाता है आंतों में, और एस्केरिस ही होते हैं जो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ये होता है गोलक्रमी, ये एस्केहेलमंथीज संघ का एक मेंबर है। और इसमें 2n बराबर कितने होते हैं? 2। 2n बराबर 2, समझ गए? देखो, ड्रोसोफिला फल मक्खी में 8, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, चावल टमाटर में 24, गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46। जब पौधों में सबसे ज्यादा ओफियोग्लोसम, सबसे कम हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। जंतुओं में सबसे ज्यादा रेडियोलैरिन एलोकेंथा, सबसे कम एस्केरिस मेगालोसिफेला, इसको बोलते हैं गोलक्रमी। इतना आप समझ गए? ये अपन ने गुणसूत्रों की क्या लिखी है? संख्या। अब इसके बाद में अपन क्या लिख रहे हैं? गुणसूत्र के रोग। गुणसूत्रों में क्या हो सकते हैं? रोग भी हो सकते हैं। तो डिजीज इन क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स को तो अपन ने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ना, ऑटोसोम एंड एलोसोम, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। तो पहले अपन कायिक गुणसूत्र के रोग पढ़ रहे हैं, फिर अपन लिंग गुणसूत्रों के रोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पर हेडिंग लगा रही हूं, कायिक गुणसूत्र के रोग, डिजीज इन सोमेटिक क्रोमोसोम। कायिक गुणसूत्रों को ऑटोसोम बोलो, सोमेटिक क्रोमोसोम बोलो, बात एक ही है। और कायिक गुणसूत्रों के रोग कौन कौन से होते हैं? देखो, बहुत आते हैं ये एग्जाम में। एक तो अपन लिख रहे हैं पटाउ सिंड्रोम, एक तो अपन ने लिखा है पटाउ सिंड्रोम, एक अपन लिख रहे हैं एडवर्ड सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। इसमें ना 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ 13th नंबर क्रोमोसोम। 13वें गुणसूत्र की क्या होती है? पुनरावृत्ति। अब 13 नंबर का रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब कायिक गुणसूत्र 1 बढ़ रहा है। तो इसके पास कायिक गुणसूत्र तो कितने होंगे? 45, और टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47। इसके पहले मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सिंड्रोम, और सिंड्रोम शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम शब्द का मतलब होता है रोगों का समूह। सिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है? रोगों का समूह। अरे एड्स का नाम जानते हो? एड्स की फुल फॉर्म बोलो एक बार, मेरे साथ साथ बोला करो। मैं 4 बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो, अदरवाइज तो मुझे ये सारी चीजें तो पहले से आती ही है ना, तो मेरे साथ साथ बोला करो। एड्स की फुल फॉर्म बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वापस बोलो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है? रोगों का समूह। एड्स का जो रोगी होता है ना, वो एड्स से नहीं मरता है, वो बहुत सारी बीमारियों से जकड़ने में आ जाएगा और वो दूसरी बीमारियों से मरता है। इतना समझ गए क्या? देखो, पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है ना, तो इसके पास में कायिक गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 45, 1 बढ़ रहा है तो, और कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 47, क्योंकि 1 नंबर रिपीट हो रहा है ना, 13 नंबर रिपीट हो रहा है,
तो कायिक गुणसूत्र 45, कुल गुणसूत्र 47। और ये सारे ही कायिक गुणसूत्र के रोग है, मतलब शरीर के डेवलपमेंट में कमी रहेगी ना। ये बच्चे कम विकसित होते हैं, दिमाग कम विकसित होता है, अल्प बुद्धि होते हैं, जीवन काल इनका कम होता है। जैसे एडवर्ड सिंड्रोम वाले का जीवन काल अधिकतम 6 माह का होता है। डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं मंद बुद्धि, मंगोलिज्म, मेंटल रिटायर होते हैं। तो अभी मैं लिख रही हूं इनके बारे में धीरे धीरे। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की क्या होती है? पुनरावृत्ति। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ 18th नंबर क्रोमोसोम, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। अब सेम हो रहा है ना, बस नंबर चेंज हो रहा है। इसमें 13 नंबर रिपीट हुआ, इसमें 18 नंबर रिपीट हुआ, और इसमें सेम लाइन लिख लेना, इसमें 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी। तो तीनों में रिपीटेशन हो रहा है, मतलब तीनों में एक एक गुणसूत्र बढ़ रहा है ना। अब इसके पास में कायिक गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? वही सेम 45 होंगे। इसके पास में कायिक टोटल गुणसूत्र कितने होंगे? टोटल 47 होंगे, समझ गए। और सेम ऐसा होगा, इसमें भी 45 होंगे और 47 होंगे। ये डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा होने वाला डाउन सिंड्रोम, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला भी डाउन सिंड्रोम। एग्जाम में सबसे ज्यादा डाउन सिंड्रोम आता है, आरएस प्री में आया हुआ है, एलडीसी में आया हुआ है। ये सिंड्रोम जो गुणसूत्र वाले बहुत आते हैं एग्जाम में। डाउन सिंड्रोम को और मंगोलिज्म भी कहते हैं, मंगोलिज्म, क्योंकि इसमें बच्चा है ना वो मंगोल प्रजाति जैसा हो जाता है, आंखें ऐसे धसी हुई सी, पेट बाहर निकला हुआ, मेंटली रिटायर होते हैं बच्चे, मतलब मंद बुद्धि होते हैं ना, मेंटली रिटायर, या यहाँ पर लिख लो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, और मानसिक विकास पूरा नहीं होता है ना उनका। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है ना, मतलब वो मंद बुद्धि तो है, तो उसको फ्यूचर में अगर जिंदा भी रहता है, वैसे तो इनका जीवन काल कम ही होता है, जैसे कि ये एडवर्ड सिंड्रोम वालों का मैक्सिमम जीवन काल, अधिकतम जीवन काल 6 मंथ्स का ही होता है। लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम वाला फ्यूचर में जीवित भी रहता है तो उसकी कौन सा रोग हो सकता है? तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे के फ्यूचर में, भविष्य में क्या हो सकता है? अल्जाइमर। अल्जाइमर को क्या कहते हैं? स्मृति लोप। फ्यूचर में इसको क्या हो सकता है? अल्जाइमर, या इसको क्या कहते हैं? स्मृति लोप। समझ गए क्या? किसी भी वीडियो के अंदर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में या मेरे फेसबुक के मैसेंजर पर लिख दिया करो कि मैम हमें ये बात समझ में नहीं आई थी, और आप कल वापस रिपीट कर देना उसको, ठीक है? तो मैं दूसरे दिन वापस ही समझा दूंगी आपको। और ये तो समझ गए, जिस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो रहा है उसको फ्यूचर में क्या हो सकता है? अल्जाइमर या स्मृति लोप हो सकता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं एक और चीज बताती हूँ आपको, ये तीनों डिजीज तो आप समझ गए ना। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी जीव के कुल गुणसूत्र होते हैं ना, उसको 2n से लिखते हैं। यदि 2n में एक की कमी हो जाए, 2n में एक की कमी हो जाए तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी। 2n में एक की कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। और 2n में एक की वृद्धि हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। 2n में एक की वृद्धि हो जाए तो ट्राइसोमी। समझ गए क्या? यदि टोटल में एक की कमी तो मोनोसोमी, टोटल में एक की वृद्धि तो ट्राइसोमी। अब मुझे बताओ, पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इनमें क्या हुआ है? तीनों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? टोटल में वृद्धि हुई है या कमी हुई है? एक एक नंबर बढ़ रहा है ना, 45 45 45 47। तो इसका मतलब ये तीनों ही किस में आएंगे? ये तीनों ही क्या होंगे? ट्राइसोमी में आएंगे ना, क्योंकि इसमें 2n में एक बढ़ रहा है, और 2n या टोटल में एक बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। तो पटाव सिंड्रोम भी ट्राइसोमी है। एडवर्ड साथ लिख रही हूं मैं, आप तीनों के नीचे अलग अलग लिख लेना। ये भी ट्राइसोमी, ये भी ट्राइसोमी, ये भी ट्राइसोमी। टोटल में एक बढ़ेगा तो ट्राइसोमी,
टोटल में से एक घटेगा तो मोनोसोमी, टोटल में से दोनों घट जाते हैं तो वो न्यूलीसोमी होता है। आप इतना याद रखो अभी, टोटल में एक बढ़ गया ट्राइसोमी। एक फिर मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ, ऐसे याद कर लो। 13 साल की लड़की पटाओ, अरे सपना देखना है, ऐसे सपने आप पूरे नहीं होंगे तुम्हारे। अब गई उम्र 13 साल वालों की, 13 साल नहीं पटेगी। 13 साल की लड़की पटाओ, 18 में क्या करना है, एडजस्ट। 18 में तो कच्ची उम्र होती है ना, वो कच्चे घड़े की गाड़ लग जाती है ना, पक्के घड़े की गाड़ नहीं लगती है। तो 18 की उम्र में तो एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन 21 के आते आते फिर तो ईगो आ जाता है ना, फिर तो तेरे जैसे बहुत देखे हैं और तेरी जैसी बहुत देखी हैं, तो 21 में क्या हो जाना है, डाउन। समझ गए क्या? 13 साल की लड़की पटाओ, 18 में एडजस्ट और 21 में क्या हो जाना है, डाउन। और तीनों ही क्या है, ट्राइसोमी। एक कम हो जाता तो मोनोसोमी। डाउन सिंड्रोम वाले के फ्यूचर में क्या हो सकता है, अल्जाइमर। अल्जाइमर का मतलब स्मृति लोप, मेमोरी लॉस, स्मृति चली जाएगी। वो पहले से ही मंद बुद्धि है ना बच्चा, और मेमोरी और चली जाएगी अब उसकी, जो बची कुची थी वो भी। समझ गए? तो ये तो अपन ने कायिक गुणसूत्र के रोग पढ़े हैं ना। अब इसके अलावा 3 ही रोग आएंगे लिंग गुणसूत्र में। डिजीज इन सेक्सुअल क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र के रोग, लिंग गुणसूत्र के रोग। और लिंग गुणसूत्र के रोग भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। लिंग गुणसूत्र के फेमस रोग 2 हैं। एक तो होता है टर्नर सिंड्रोम, एक तो है टर्नर सिंड्रोम। और सिंड्रोम शब्द का मतलब हर जगह वही रहेगा, ग्रुप ऑफ डिजीज, रोगों का समूह। तो इसका मतलब यह है कि इनके एक ही बीमारी नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एक तो है टर्नर सिंड्रोम और एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। समझ गए क्या? एक तो है टर्नर सिंड्रोम और एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखो मेरी बात सुनो, इनमें से एक को याद कर लेना, दूसरे में उसका क्या करना है, उल्टा, क्योंकि एक का जस्ट रिवर्स ये वाला होगा। तो टर्नर सिंड्रोम को याद कर लेना, क्लाइनफेल्टर में क्या कर देना है, उल्टा। और जो दोनों याद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूर्ख, क्योंकि जब कम से ही काम चल रहा है तो ज्यादा क्यों करें। टर्नर सिंड्रोम हमेशा किसमें होता है, महिलाओं में। ऑलवेज इन फीमेल्स, हमेशा किसमें होता है, महिलाओं में। और ये हमेशा महिलाओं में होगा तो ये हमेशा किसमें होगा, पुरुष में। बोल रही हूं मैं, आप लिखना, इसका जस्ट उल्टा लिखना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। ये हमेशा महिलाओं में, ये हमेशा पुरुष में, मेल में होगा। और इसमें महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की क्या होती है, कमी। एक एक्स गुणसूत्र की कमी, एक एक्स गुणसूत्र की कमी। और इसमें एक उल्टा करना है ना, इसमें एक एक्स की कमी तो इसमें एक एक्स की वृद्धि, एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि, तो इसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि। और ये दोनों ही लिंग गुणसूत्र के रोग हैं, तो दोनों में ही जननांगों का विकास कंप्लीटली नहीं हो पाता है, और दोनों का ही सुपड़ा क्या होता है, साफ। और दोनों का ही काम क्या होता है, ढोलक बजाओ, गाना गाओ और चलते बनो। तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि। अब देखो, महिला के गुणसूत्र 44 प्लस एक्स एक्स, तो मैंने 44 प्लस एक्स 0 लिखा है ना, एक एक्स की कमी हो गई, तो ये महिलाएं होती हैं स्टेराइल। और इसमें एक एक्स की वृद्धि, तो इसमें क्या लिखें, 44 प्लस पुरुष के एक्स वाई होते हैं ना, तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं डबल एक्स वाई। और ऐसे पुरुषों का सोपड़ा भी क्या होता है, साफ। और दोनों का ही काम क्या है, दोनों का ही काम है। देखो, इसके बाद में एक लिंग गुणसूत्रों में तीसरा रोग आता है, अपराधी या जैकब सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, अपराधी या जैकब या क्रिमिनल सिंड्रोम। और सिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है, रोगों का समूह।
और अपराधी या जेकब सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में होता है। बहुत से बच्चे होते हैं ना जन्म से ही अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। अरे दो प्रकार से, एक तो बाद में अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या गलत संगत के कारण से अपराध प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और एक जिनका जन्मी अपराध लेने के लिए हुआ है वो ये उनमें से आते हैं, इनका जन्मी अपराध के लिए होता है। और अपराधी या जेकब सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में होता है। महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं जन्म से, और पुरुष भी जन्म से क्या हो सकते हैं, अपराधी। इनमें महिलाओं में एक एक्स की क्या होती है, वृद्धि। ये वाला साइन वृद्धि के लिए, अरे ये वाला साइन आगे हमेशा ध्यान रखना, जहां भी लगाऊं तो इसका मतलब समझ जाना कि वृद्धि हो रही है, और ऐसे लगाऊं तो फिर समझ जाना कि कमी हो रही है। तो ये तो इसमें तो एक एक्स की वृद्धि और इसमें एक y की वृद्धि, इसमें उल्टा नहीं करना है उसकी तरह, इसमें आपको सिंपल ध्यान रखना है, एक x की वृद्धि, इसमें एक y की वृद्धि। एक x की वृद्धि होगी तो महिलाएं 44 प्लस ट्रिपल एक्स, और पुरुष होंगे 44 प्लस एक्स डबल वाई। और ये जन्म से ही अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, इनके भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इतना समझ गए? एक बार वापस से देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये तो जो तीनों थे ना, इनमें तो एक एक बढ़ रहा था ना, तो ये तो ट्राइसोमी में आए थे, 2n+1 ट्राइसोमी में। अब ये जो मैंने लिखा है नेक्स्ट, टर्नर और क्लाइनफेल्टर, इनमें तो एक एक घट रहा है, इसमें तो एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि और इसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी, तो इसमें एक एक्स की कमी हो रही है। तो फिर ये तो किस में आएगा, ये वाला तो आएगा मोनोसोमी में, ये तो है मोनोसोमी, और इसमें एक एक्स की कमी, इसमें एक एक्स की वृद्धि, और टोटल में एक बढ़ता है, तो फिर ये किस में आएगा, ट्राइसोमी में। ये तो आप समझ गए ना, खुद भी लिख सकते हो। और ये दोनों भी किस में आएंगे, ट्राइसोमी में आ रहे हैं ना, क्योंकि इनमें एक एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है। तो ये तो आप याद कर ही लोगे। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में, ये हमेशा पुरुष में, इसमें एक एक्स की कमी, इसमें एक एक्स की वृद्धि, इसमें x0, इसमें डबल XY, दोनों का ही सुपड़ा साफ। एक एक्स की कमी तो मोनोसोमी, इसमें एक एक्स की वृद्धि तो ट्राइसोमी, और ये दोनों ही ट्राइसोमी में आएंगे। और इनका जन्म ही किसके लिए होता है, अपराध करने के लिए ही होता है, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये अपन गुणसूत्रों के बारे में पढ़ रहे थे ना, अब गुणसूत्र कंप्लीट हो चुके हैं। गुणसूत्र की संख्या मैंने आपको बता दी, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है गुणसूत्र की। हाँ एक और बता देती हूँ, गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में किया जाता है, मेटाफेज अवस्था में, ये भी मैंने आपको बताया था। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल पढ़ते हैं। थैंक यू।